नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप जानते हैं, आज बल्कि कहना चाहिए कि कल शनिवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बीजापुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। और इस घटना ने 2013 की उस घटना को ताजा कर दिया है, जब कांग्रेस के एक बड़े नेता, बल्कि कई बड़े नेता और नक्सलियों के शिकार हुए थे, जिनमें विद्याचरण शुक्ल भी शामिल थे। इस बार कोई सियासी लीडर तो नहीं, पर हमारे सुरक्षा बलों के 2 दर्जन से अधिक जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और ये घात लगा करके एक बड़ा अटैक किया गया है। इस अटैक की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि करीब 20 दिन से इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि वहां पर बड़ी संख्या में नक्सली जमा हैं, और उसी का ऑपरेशन चलाने के लिए वहां पर हमारे सुरक्षा बल भी मौजूद थे और कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। इसके बावजूद इस तरह की घटना होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हमारे देश में वैसे तो 1967 से ही नक्सलवादी समस्या है, किसी न किसी रूप में। कभी बहुत विकराल हुई है, कभी थोड़ा मध्यम हुई है, लेकिन अलग अलग सरकारों ने इसको खत्म करने या कम करने के लिए प्रयास भी किए हैं। पर इस घटना ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है कि दावे भले ही कितने किए जा रहे हों, पर नक्सली अभी हैं। अपनी मौजूदगी वो समय समय पर बताते हैं, और कभी कभी तो इस तरह बताते हैं कि हमारे सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, हमारे देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और अपने जीवन के बहुमूल्य 37 वर्ष, उससे भी ज्यादा समय भारतीय सेना को समर्पित करने वाले, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत, घाटी में भी रहे हैं, पूर्वोत्तर में भी रहे हैं, पूर्वी लद्दाख में भी रहे हैं, और एंटी टेररिज्म की जो एक ट्रेनिंग है वो अमेरिका से भी लेकर के आए हैं, मेजर जनरल AK श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद चौधरी साहब। श्रीवास्तव, बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है, क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं। जैसा आप बता रहे थे कि ये प्रॉब्लम 1967 के करीब से स्टार्ट हुई थी, और ये हमारा जो जिसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं, 7 स्टेट्स हैं जिसके कम से कम 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे। और ये भी सच है कि काफी हद तक भारत ने इस प्रॉब्लम को रिजोल्व भी किया है। एक अगर मानी जाए कि इंडिपेंडेंट के बाद अगर भारत की कोई बहुत अच्छी पहल है या बहुत अच्छा कार्रवाई की है, तो वो एक है कि ये माओइस्ट की जो प्रॉब्लम, जो कि करीब करीब आप 2000 के बिगिनिंग में काफी बड़ी हो गई थी, मगर ये रिजोल्व भी काफी हुई है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट से 200 से ज्यादा, वो आज घट के कोई 20-22 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं जिसमें प्रॉब्लम है। जैसे आप जानते हैं 7 स्टेट है, महाराष्ट्र भी है, आंध्रा भी है, उसके अंदर उड़ीसा के अंदर भी है, और आपके पास छत्तीसगढ़ भी है, बिहार भी है किसी हद तक, और वेस्ट बंगाल का इलाका भी है, और आंध्र प्रदेश का भी इलाका है। और ये भी सच्चाई है कि इसमें बड़ी कोऑर्डिनेशन हुई है, काफी ट्रेनिंग हुई है, और जो स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री ने मिलके काफी हद तक अच्छी कार्रवाई की है, और उसके कारण आज हमारी स्थिति काफी अच्छी है। और ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि आंध्र प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसने काफी हद तक इसको रिजोल्व कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया। तो इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और इसको स्टेट प्रॉब्लम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो मदद दे सकती है, रिसोर्सेज दे सकती है, आपको इंटेलिजेंस दे सकती है, ट्रेनिंग करा सकती है। जो स्टेट ज्यादा मजबूत है इसके ऊपर,
वो किसी हद तक इसको रिजॉल्व कर चुके हैं, जैसे मैंने आंध्र प्रदेश का बताया। मगर यह भी सच्चाई है कि आज भी माओइस्ट हैं और वो अपने प्रेजेंस दिखा रहे हैं, और वो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं उस इलाकों का जहां पर या तो घने जंगल है या जो इंटर स्टेट बाउंड्री है, वहां पर उनको मालूम है कि इनका तालमेल कम होगा, तो इसलिए ये कार्रवाई करने में सक्सेसफुल होते हैं। मगर दुख बड़ी तो ये चीज है कि इसकी जो आप बता रहे थे, ये काफी दिनों से इंटेलिजेंस आ रहा था कि जो हिडमा एक लीडर है नक्सलाइट का, वो भी बीजापुर में देखा गया था, जिसके सिर पे 25 लाख रुपए का एक प्रकार से प्राइज मनी है। तो जी ऐसे जी में हमें थोड़ा सा और चौकन्ना होना था। मैं कुछ एक बातें बताना चाहूंगा कि ये सच्चाई है कि जब आप काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी और या आप ये ऑपरेशन करते हैं माउस्ट एरिया में, तो आपको एक तो आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए बहुत अच्छी, एक होना चाहिए आपकी इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, एक होना चाहिए आपकी जो मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए पुलिस के अंदर, जो कि आज तक अभी भी पुराने हथियारों के साथ चलते हैं। फिर है आपका जो लेटेस्ट हथियार हैं, लेटेस्ट ड्रोन्स हैं, जिस प्रकार उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आज ड्रोन तो हर जगह आगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, और माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल होनी चाहिए, जिस प्रकार से कैस्पियर है जो हम पहले साउथ अफ्रीका से लेते थे, जम्मू एंड कश्मीर, और हम अभी नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल करते हैं, वो भारत में बढ़ने लग गया है महिंद्रा डिफेंस से, तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और स्टेट फोर्सेस का। और जी जी। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जूनियर लीडरशिप। जो जूनियर लीडरशिप है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं है तो उसके कारण क्या होगा। हेलो, जी जी। आई एम ऑन द टीवी चैनल। सो वो अगर नहीं अच्छी है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आता है कि फिर आप देखते हो कि आपकी कैजुअलिटी होती है। क्योंकि दुख की बात यह है कि आपके पास इंटेलिजेंस पुख्ता होने के बाद अगर हमारी कैजुअलिटी होती है तो कहीं ना कहीं हमारी खामी रह जाती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन आया है इसके अंदर कि जो हथियार है इनके पास, माउस के पास, वो चिंताजनक है। उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी है, उनके पास एलएमजी भी है, लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन भी कहीं ना कहीं देखी गई है, अच्छे से अच्छा एक्सप्लोसिव। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भी बाहर से आ रहा है, या तो चाइना से आ रहा है या आईएसआई इनको प्रोवाइड कर रहा है। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो कि फॉरेन कंट्री से इसका एंगल जुड़ता है। तो जी ओवरऑल ये सच्चाई है कि इसके अंदर हमने काफी कुछ सीखेंगे, और जब जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे फिर बातचीत में बताएंगे कि क्या कुछ करना चाहिए और क्या हमें लेसन इससे लर्न करने चाहिए। सर, एक बात ये भी तो कही जा रही है कि यूनिफाइड एक कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग सुरक्षा बल वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं या इनसे निपट रहे हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे दूसरे आपके सुरक्षा बल हों, जिनमें छत्तीसगढ़ पुलिस भी है, कुछ दूसरे लोग हैं, दूसरे संगठन हैं आपके सुरक्षा बलों के। तो ये एक सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो अलग अलग सुरक्षा बल हैं, इनकी ट्रेनिंग भी अलग अलग तरीके से होती है, और जबकि जो ये नक्सली हैं ये तो सब एक ही तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं। उनको पता है कि किस ऑपरेशन में या किस वारदात में क्या उनको रवैया अपनाना है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, जो मैं भी आपसे पूछना चाहता था, कि जो ये इंटेलिजेंस इनपुट उन इलाकों से मिलने चाहिए, और जो सॉलिड, जैसे तकनीक पर आधारित आपने ड्रोन से तस्वीरें मंगा ली, और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई रणनीति बना रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, पता चला कि जिस क्षेत्र के लिए तस्वीरों के आधार पर आप अपनी रणनीति बना रहे हैं, तब तक उन्होंने जगह बदल ली या दूसरी जगह चले गए। या कई बार ये भी होता है कि जब अधिकारियों के ज्यादा मूवमेंट होते हैं, जैसे इस मामले में भी पिछले 20 दिन से 3 बड़े अधिकारी वहां पर थे, जिनके मूवमेंट अलग अलग क्षेत्रों में देखे गए, तो उनको भी तो सूचनाएं मिल जाती हैं कि सुरक्षा बलों की तैयारियां क्या चल रही हैं। तो उस लिहाज से वो अपनी रणनीति जो है बदल लेते हैं। और शायद ये जो आज हुआ, कल हुआ है, कि 3 तरफ से उन्होंने अटैक किया है,
उनको पता था कि सुरक्षा बल किस दिशा से आएंगे। तो ये जो चीजें हैं कि एक तो इंटेलिजेंस इनपुट आपको वहां से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई उनके ही इलाके में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा करना या उनके बीच में से सूचनाएं मंगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरे, आप अगर तकनीक पर आधारित सूचनाओं के आधार पर तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी, और हद से ज्यादा अगर मूवमेंट होगा फोर्स का, अधिकारियों का, तो उससे भी वो लोग सतर्क हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत पुख्ता क्वेश्चन पूछा हमने। सबसे पहले आपने पूछा है यूनिफाइड कमांड का। ये सच्चाई है कि जब तक आपका यूनिफाइड कमांड नहीं होगा, जब तक आप इकट्ठे एक पॉलिसी बढ़ा के पूरे इलाके को एक इलाका समझ के आप एक रणनीति नहीं बनाएंगे, तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं माओवादी। वो जब देखते हैं, अगर मान लो जैसे मैं बता रहा था कि आंध्र प्रदेश में काफी हद तक ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। वो क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने जो उनकी पुलिस को मॉडर्नाइज किया और उनके जो कमांडोज वगैरह तैयार किए, और उससे बहुत अच्छा ऑपरेशन किया उन्होंने पैरामिलिट्री से मिलकर। मगर यह भी सच है कि वो वहां से, क्योंकि रणनीति ओवरऑल नहीं थी, तो जब उनको प्रेशर पड़ा आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश की बजाय वो छत्तीसगढ़ की तरफ शिफ्ट करके या उड़ीसा की तरफ चले गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम आपने रिजॉल्व कर दी। वो सच्चाई है, जब तक आप एक पूरी रणनीति नहीं बनाएंगे ओवरऑल इलाके को, जो पूरा माओइस्ट का इलाका है जिसके 7 स्टेट है, आप यूनिफाइड कमांड नहीं बनाते हैं एक या दो, आप एक रणनीति नहीं बना सकते। यूनिफाइड कमांड मीन एक ओवरऑल कमांडर हो, उसके नीचे ज्वाइंट हो जिसके अंदर पैरामिलिट्री भी हो, जिसके अंदर आपकी सिविल पुलिस भी हो, इंटेलिजेंस भी हो, और एक आप ज्वाइंट रणनीति बनाएं। वो कार्रवाई बिल्कुल। सच्चाई है। देखो, जो हमने नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम पहले दूर की, वो हमने यूनिफाइड कमांड गुवाहाटी में बनाई थी, जिसके अंदर पहले चीफ मिनिस्टर उसके ओवरऑल कमांडर थे, फिर वो आर्मी को दे दी गई थी, और उसको हमने एक प्रकार से जो हमने यूनिफाइड कमांड का सीखा नॉर्थ ईस्ट में, उसी को फिर हमने जम्मू और कश्मीर में भी किया। 15 कोर और 16 कोर में 2 यूनिफाइड कमांड बनाई, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था। तो यह सच्चाई है, एक यूनिफाइड कमांड का होना और सभी एजेंसीज को इकट्ठा तालमेल, और पूरे इलाके को एक इलाका मान के देखना कि माउस्ट इन्फेस्टेड एरिया है, ना कि अलग अलग स्टेट में, क्योंकि फिर ये स्टेट के बाउंड्री का फायदा उठाते हैं माउस्ट, और अगर एक स्टेट में प्रेशर है तो ये दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। वो तो पॉइंट वन। पॉइंट दूसरा आपने बोला, ये सच्चाई है। देखो, इसमें तो ये तो मानना पड़ेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी हद तक इसके अंदर सक्सेस हमने पाई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट 7-8 साल या 10 साल में हमने माओइस्ट की काफी कमर तोड़ दी थी, और ये है कि कम से कम जो 220 के करीब डिस्ट्रिक्ट थे वो श्रिंक हो गए, 20-25 रह गए। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि काफी हद तक हमने इंप्रूवमेंट की है, और उसका बेसिक रीजन था कि कोऑर्डिनेशन था पैरामिलिट्री के बीच में, जो सीआरपीएफ है मेन जो माओइस्ट के साथ लड़ रही है, और सिविल पुलिस के अंदर भी था, इंट एजेंसीज का भी था, मॉडर्नाइज भी किया हमने, ट्रेनिंग भी की उसके बारे में, हथियार भी लिए जो कि चाहिए थे, और इंटेलिजेंस नेटवर्क भी अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं। मगर यह भी सच है कि अगर ये हादसा हुआ है तो वाकई कहीं ना कहीं हमारी खामियां रह गई हैं। और वो आपने बहुत अच्छा बताया कि जो हमने मूवमेंट करके दिखाई हैं ये कुछ एक दिनों में, वो भी एक प्रकार से आपका इंटेंशन जाहिर करता है, और फिर वो दुश्मन को या आपका जो विरोधी है उसको पता लग जाता है। और आपने एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप ड्रोन से इंटेलिजेंस हासिल करते हैं तो हो सकता है बाय द टाइम आपके पास वो इंफॉर्मेशन आए वो टारगेट एरिया शिफ्ट हो जाए। हमें मानता हूं, मगर दो बातें, एक तो ड्रोन से आपको कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, दूसरी आपको उसके साथ मेल मिलाप करना, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो जमीनी हालात की इंटेलिजेंस है, आपके जो सोर्सेज हैं ग्राउंड पे, उनके साथ उसका तालमेल करना। तो एक ओवरऑल नीति के साथ चलना होता है, और इसमें कोई शक और सवाल नहीं। हमें काफी लेसन सीखने को है, क्योंकि पहले ऐसे हुए थे जहां पर हमारी इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई थी, और अभी हमारी इतनी ज्यादा कैजुअलिटी होना थोड़ा सा दुख की बजाय, क्योंकि हमें मालूम था कि ये इतने जो माओइस्ट है, और ये भी हमें रणनीति मालूम है, जहां भी इन्होंने एक्शन किया है ये करीब करीब 300 से 500 के करीब इकट्ठे हो जाते हैं।
अगर इतनी तादाद हो जाती है तो आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? क्यों नहीं आपको पता चला? फिर इतने बड़े बड़े हथियार है, आरएल है, एलएमजी है, आपको मालूम क्यों नहीं पता चला? आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? फिर आपको पता है हिडमा, जो कि एक बहुत बड़ा कमांडर है माउस का, नक्सल का, वो अभी आपने बीजापुर में देखा था। तो ऐसे में शायद कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, और उससे हमें लेसन सीखना है, उसको हमने पॉजिटिव लेना है, और हम बाउंस बैक करेंगे, इसमें कोई शक और सवाल नहीं, बाउंस बैक करेंगे। मगर ये सच्चाई है, ये एक सेटबैक है, इसको हमें लेसन लर्न करके जल्दी से जल्दी माउस के ऊपर हमें बाउंस बैक करना है। और जनरल शिवाज साहब, एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि भाई मिलिट्री का भी यूज किया जाए इनके खिलाफ। और चूंकि आप तो टेरिटोरियल आर्मी के चीफ रहे हैं, तो उस समय का अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो सेना के भीतर से ही कुछ इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि सेना का रुख क्या था इस प्रस्ताव पर कि सेना का इस्तेमाल जो है नक्सलियों को नियंत्रित करने में किया जाए। देखो, ये सोच विचार किया गया था एक समय, ये इसमें कोई शक नहीं कि सिचुएशन काफी खराब थी, और ऐसा लग रहा था कि ये माउस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैल रही है, और हो सकता है कि पैरामिलिट्री इसको कंट्रोल ना कर पाए, तो इस अभी आर्मी को इन्वॉल्व करना चाहिए। मगर ये भी सच है, जब इसको स्टडी की गई तो बताया गया आर्मी जो है वो लड़ती है अपने विरोधी, जो कि दुश्मन है कन्वेंशन वारफेयर में, जैसे आपके पोटेंशियल एनिमी है पाकिस्तान, और या है आपका चाइना। और इसके साथ अगर कोई मिलिटेंसी है, तो अगर उसकी फॉरेन रूट है, जिस प्रकार से आतंकवादी हैं जेएनके में, वो पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान की आर्मी की उसके अंदर हेल्प है, और इन्वॉल्वमेंट है लश्कर तोबा जैसे मूवमेंट, तो ऐसे में पैरामिलिट्री कर नहीं पाएगी तो फौज डरती है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये जो मणिपुर और नागा, जो एनएससीएन था, और जो उल्फा थे, उनकी भी कहीं ना कहीं रूट्स आप देखो जा रही है, या तो चीन में या बांग्लादेश में, इसलिए आर्मी को वहां इन्वॉल्व किया गया। इसको ये सोच विचार किया गया, ये माउस्ट का है 7 से 8 स्टेट्स हैं, और यहीं से ही हमारी रिक्रूटमेंट होती है आर्मी की। अगर हम अपने ही, क्योंकि ये जो लोग हैं जो कि माउस्ट बने हैं, वो जो है वो अपने निवासी हैं, वो एक मिसगाइडेड है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सच्चाई ये है उनके रिसोर्सेज हम एक्सप्लॉइट हो गए हैं, तो वो सच्चाई है कि जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उनमें कुछ तो सत्य है। ऐसे में अगर आप अपनी आर्मी को इस्तेमाल करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी आर्मी की छवि खराब होती है इस इलाके में, जहां से आपको रिक्रूटमेंट मिलती है। तो ये भारत के लोग, भारत की फौज भारत के अपने लोगों के साथ करे तो ये अच्छा नहीं है, और ये सोच विचार किया गया, ये पॉइंट दिया गया, और ये अच्छी बात है जो कि हमारी ऊपर की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको समझ आई, और उन्होंने माना कि आर्मी को इसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीआरपीएफ को नोडल एजेंसी बनाएंगे। और ऐसे में ये सोचा गया अगर ये है तो टेरिटोरियल आर्मी को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो ऐसे में कुछ हद तक हमने सोचा था, जैसे एक यूनिट है जो कि पठानकोट में, ये सोच विचार किया, जहां पर भी दो दो यूनिटें हैं नॉर्थ में, उनमें से एक यूनिट को शिफ्ट कर दिया जाए इस इलाके में। कम से कम इंटेलिजेंस तो वो लेते रहेंगे, अगर आर्मी को कल जाना पड़ता है तो कोई ना कोई इंटेलिजेंस है। ऐसे में 2 यूनिटें थी पठानकोट में, उसमें से एक को हमने रायपुर में शिफ्ट किया, मगर वो इंटेलिजेंस के लिए था। ओवरऑल डिसीजन यही लिया गया कि इस लड़ाई के जो है इसको कंटेनमेंट करेगी पैरामिलिट्री, और उसकी जो सीआरपीएफ है वो एक नोडल एजेंसी होगी, और आर्मी जो है वो अपना इंटेलिजेंस गैदर करती रहेगी अपने टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू, मगर इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और जैसे मैंने आपको समझाया कि उसकी वजह ये थी, हम नहीं चाहते थे कि अपने लोगों के ऊपर हम कोई कार्रवाई करें, क्योंकि वो मिसगाइडेड यूथ है, वो है तो भारतीय। जी जी। सीआरपीएफ के डीजी वहां पहुंच गए हैं। इसके अलावा आज गृह मंत्री अमित शाह भी असम के दौरे पर थे। उनकी 3 सभाएं थी, लेकिन उन्होंने 2 सभाएं अपनी रद्द कर दी। एक सभा
संबोधित करने के बाद वो भी दिल्ली लौट आए। हाई लेवल मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की है, और जो वस्तु स्थिति है उस पर रिपोर्ट भी उन्होंने मंगाई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बातचीत की है। जाहिर है केंद्र सरकार नए सिरे से अब व्यू रचना करेगी, और जहां खामियां थी उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेगी कि उस तरह की गलतियां दोबारा से ना हो। हर घटना कुछ ना कुछ एक सीख दे करके जाती है और आपको सतर्क करके जाती है। आपकी दृष्टि में शिवाज साहब, कौन कौन से कदम उठाए जाने की अब जरूरत है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखो, एक तो ये सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ये सुकला का इलाका है या बीजापुर का इलाका है या दंतेवाड़े है। तो इस इलाके को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कुछ एक चीजें हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी। एक तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ेगा इस इलाके का, और भी तेजी से। हमने सड़कें बनाई हैं, बहुत तेजी से सड़कें बनी हैं। अगर हमको चाहते हैं कि लोग मेन स्ट्रीम में आए, तो उन इस इलाके की डेवलपमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण। तो एक तो है कि हम इसकी डेवलपमेंट करें, और डेवलपमेंट है सबसे ज्यादा रोड बनाए, सड़कें बनाए, लोगों को काम दे। और दूसरा बात है, हम जो अपनी डिप्लॉयमेंट की है उसको इस ढंग से करें कि जल्दी से जल्दी हम इलाके में पहुंच सके, हमारी रीएनफोर्समेंट आ पाए जल्दी से जल्दी। क्योंकि अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो कि जी। हमारी रीएनफोर्समेंट नहीं आ पाती है। फिर है इंटेलिजेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस हमारे पास पुख्ता होना चाहिए, और इंटेलिजेंस एक तो हम ड्रोन के मध्य से, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इनका कोऑर्डिनेशन और मेल मिलाप होना चाहिए। अगली बात है यूनिफाइड कमांड के बारे में हमने बात की थी, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बहुत बड़ी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए। इन जो 7 स्टेट हैं जहां पर मोस्ट प्रॉब्लम है, उनको एक समझ के हमें पूरी एक यूनिफाइड कमांड बना के तालमेल होना चाहिए स्टेट टू स्टेट। आज की तारीख में क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट का इतना अच्छा तालमेल नहीं है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं माओइस्ट उठाते हैं। अगली बात है कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो और भी अच्छी होनी चाहिए। हमारे हथियार वगैरह, जब ये बार बार बोलती रहती है पैरामिलिट्री सीआरपीएफ, वो अच्छे से अच्छे हथियार हमें मिलने चाहिए, जिससे ये लड़ाई लड़ना और ये जो प्रॉब्लम रिजोल्व करना बहुत आसान हो जाए। चौथी बात है ओवरग्राउंड वर्कर। ये जब तक प्रॉब्लम है, ये जी। तो माउस की प्रॉब्लम जिंदा नहीं रह सकती अगर लोग इनके साथ नहीं है। वो कौन से लोग हैं? वो ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो इनको खबरें देते हैं और जो उनको देते हैं, जैसे वो कहते हैं अर्बन नक्सलाइट, उनको पहचानो, उनके ऊपर भी एक्शन लो। वो जरूरी है, वो चाहे रूरल एरिया में है चाहे अर्बन में, जो इनको आपको फंड दे रहे हैं, इनके पास पैसा बहुत आ रहा है, इनके पास बाहर से भी फंड आ रहा है, अंदर से भी आ रहा है, इनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं उनका पता लगाना बहुत जरूरी है। एलएमजी आ रही है, रॉकेट लॉन्चर है, बहुत ज्यादा इनके पास अम्यूनिशन है, तो इसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। उसको काटना, उसके रूट को काटना। क्योंकि देखो बात ऐसी है, जो इंसर्जेंसी की सच्चाई ये है, अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाता है तो मछली मर जाती है। तो है क्या, ये नक्सल जो है जी। ये मछली है, और ये लोग जो है वो पानी है। अगर इनका इनसे हटा दिया तो ये एक प्रकार से खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम। तो हमें उस इलाके को डेवलप करना है, हमने लोगों को जॉब देनी है, उनके अंदर स्कूल खोलने हैं, रोड बनानी है। उसके बाद हमने अपने जो इंटेलिजेंस गैदर करनी है, हमारे ड्रोन लेने हैं, हमने माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल लेनी है, हथियारों को अच्छा लेना है, ज्वाइंट ट्रेनिंग करानी, यूनिफाइड कमांड होना बहुत जरूरी है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना है। और ये जो ओवरग्राउंड वर्कर और ये अर्बन नक्सलाइट है जो इनकी मदद करते हैं, जो कि एक प्रकार के खुल के ये करते हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लॉ है और लॉ के अनुसार उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और अगले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा तालमेल होना चाहिए, हमारी एक जॉइंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एमएचए के नीचे, होम मिनिस्ट्री के नीचे, और जो है सभी चीफ मिनिस्टर उसके नीचे करके एक प्रकार से तालमेल करके एक स्ट्रेटेजी बनाए और उसको करके चले। ये भी सच्चाई है कि किसी हद तक ये प्रॉब्लम दूर की है, और ये भी सच्चाई है कि इसका जो श्रेय जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, सीआरपीएफ पे, और बाकी जो स्टेट पुलिस है, उन्होंने काफी हद तक इसको रिजॉल्व किया है। मगर अब जो प्रॉब्लम हुई है उससे हमें यही लेसन है कि ये हैवी कैजुअलिटी है, इसको हम कैसे आइंदा देखें कि ना हो, और हम बाउंस बैक करें।
और माओइस्ट जो हैं उनके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लेके ये प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी हम इसको खत्म करें। बहुत महत्वपूर्ण बातें जनरल सिवाच साहब आपने बताई हैं कि एक समय था जब 1 दर्जन के आसपास राज्य इससे ग्रस्त थे, लेकिन अब 20-22 जिले बचे हैं, और उन 20-22 जिलों में भी मुझे लगता है कि 15-16 जिले ऐसे हैं जिनमें ज्यादा नक्सली प्रॉब्लम सक्रिय रहते हैं। और आपने ये सुझाव भी दिया है कि कौन कौन से अब कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जा सके। जनरल साहब, आप जुड़े और आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इस नक्सली हमले से रिलेटेड दी है, नक्सली समस्या से रिलेटेड दी हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने जोड़ी है वो ये कि ये सिर्फ कानून और व्यवस्था का मसला है नहीं, ये आर्थिक और सामाजिक मसला भी है, कुछ हद तक राजनीतिक मसला भी है। तो कई फ्रंट पर हमारी सरकार को, हमारी व्यवस्थाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को और नौकरशाही को कदम उठाने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार। मेहरबानी चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।